हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से मैं अपने चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग 9th का सिलेबस देखने वाले हैं। आज दोस्तों हम मैथ पढ़ाएंगे। आज आप लोगों को मैं मैथ पढ़ाने वाला हूं और मैथ में एनसीईआरटी बुक पढ़ाऊंगा 9th का। ठीक है दोस्तों, 9th का एनसीईआरटी बुक आज मैं शुरू करने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे पहले मेरा 10th का अभी तक मेरे चैनल पे 10th का जो वीडियो आ रहा था, आज मैं 9th का बच्चों के रिक्वेस्ट पर, बच्चों के कहने पर 9th का सिलेबस एनसीईआरटी से शुरू कर रहा हूं। दोस्तों, आप जितने भी 9th के बच्चे हैं उनके लिए आज मेरे वीडियो के माध्यम से कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, मैं ऐसा करता हूं। और जितने भी मेरे भी स्टूडेंट हैं जो मेरे यहाँ पर्सनली ऑफलाइन पढ़ते थे या पढ़ते हैं, वह भी स्टूडेंट मेरे इस वीडियो से, यहाँ तक कि मैं उन्हें पढ़ाया हूँ, फिर भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया हो सके तो आप सीख सकते हैं या कुछ आगे भी जान सकते हैं, या ऐसा कहे कि रिविजन भी आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मेरे वीडियो से आप आगे देख सकते हैं। चलिए आज मैं पहला चैप्टर एनसीईआरटी बुक का 9th का पहला चैप्टर शुरू करूंगा, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे पहले आप, एक बच्चा ने कमेंट में पूछा था कि सर आपके चैनल पर बहुत सारे वीडियो आ रहा है अलग अलग प्रकार का, तो हम लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि कैसे वीडियो को हम देखें। या इससे मान लीजिए कि मैं वास्तविक संख्या पढ़ रहा हूं, तो फिर वास्तविक संख्या के बाद आप कोई ऑब्जेक्टिव का वीडियो डाल देते हैं, तो कोई अदर वीडियो डाल देते हैं, तो कैसे हम लोग उसे कंटिन्यू करें। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप यदि मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं कंटिन्यू रूप में, तो दोस्तों मैं कंटिन्यू कोई भी सिलेबस पढ़ा रहा हूं तो उसे कंटिन्यू लेकर चल रहा हूं। ये नहीं कि कुछ पढ़ा दिया कुछ छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। उसे मैं जो भी सिलेबस के इसमें चालू किया हूं अपने वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, तो उसमें उसको कंटिन्यू लेकर चल रहा हूं, कंटिन्यू ही बता रहा हूं। तो दोस्तों आप ऐसा कीजिए कि मेरे चैनल पर आप क्लिक कीजिए। चैनल पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेगा। एक होम का ऑप्शन मिलेगा, एक वीडियोज का ऑप्शन मिलेगा और एक प्ले लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो आप वहाँ से प्ले लिस्ट में चले जाइए और प्ले लिस्ट में जाने के बाद दोस्तों, प्ले लिस्ट में आप वहाँ से जाइए। प्ले लिस्ट में जाने के बाद वहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के जितने भी हम पढ़ा रहे हैं, जितने भी सिलेबस को लेकर चल रहे हैं, वहाँ पर आपको फोल्डर मिल जाएगा और उस फोल्डर में केवल उसी से सब्जेक्टिव, उसी से संबंधित वीडियोज है। आप वहाँ से लाइन बाई लाइन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके इस तरह देख सकते हैं। जैसे कि वहाँ पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा भारतीय भवन, जो मेरा अभी चल रहा है सिलेबस 10th का, तो वहाँ पर भारतीय भवन का आप एक फोल्डर मिल जाएगा। आप उसमें क्लिक करेंगे तो उसमें भारतीय भवन से जितना भी वीडियो हमारा है, शुरू से जितना भी मैं पढ़ाया हूँ, सारे वीडियोज है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके, इस तरह बहुत सारे वीडियोज उसमें है। और यदि आप ऑब्जेक्टिव का देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारे हमारे वीडियो है। इसी तरह जितना भी है, आज मैं ये 9th का जो शुरू कर रहा हूँ, इसका भी उसमें एक फोल्डर बन जाएगा। 9th का जो भी वीडियोज है उसमें आपको एक फोल्डर एनसीईआरटी बुक 9 क्लास 9th के नाम से बन जाएगा। उसमें सारे जितना भी हमारा 9th का वीडियो रहेगा सब अपलोड कर दूंगा। आप वहां से जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ ज़्यादा ही मैंने बोल दिया, इसलिए अपने हम सिलेबस पर चलते हैं, अपने सिलेबस को देखते हैं और सिलेबस को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति। एनसीईआरटी का है क्लास 9th। देखिए बुक हमारा है एनसीईआरटी और क्लास है 9th। बुक है हमारा एनसीईआरटी, क्लास है 9th। और देखिए चैप्टर का पहला चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। के बुक से देखें तो प्राइवेट पब्लिकेशन में हमें इसका नाम वास्तविक संख्या के नाम से मिलेगा। वास्तविक संख्या, इसे हम इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का हमारा है प्राइवेट पब्लिकेशन बुक में। और एनसीईआरटी के बुक में देखा जाए तो इस चैप्टर का नाम दिया गया है संख्या पद्धति एंड नंबर सिस्टम। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे, सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं थ्योरी के साथ लेकर चल रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होती है? सबसे पहला हमारा टॉपिक ये होगा प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो चलिए प्राकृत संख्या क्या होती है? तो दोस्तों वैसी संख्या, या ऐसे कहे कि गिनती से जो संख्या की शुरुआत होती है, ऐसे बोला जाए कि गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या बोल सकते हैं। डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी कि हम डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं कि गिनती की संख्या जैसे 1, इसे n से सूचित, कैपिटल N से सूचित किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 इसे डॉट 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 अनंत तक हो जाएगा। ठीक है, 1 से शुरू होकर अनंत तक जाएगी, ये होती है हमारा प्राकृत संख्या। ठीक है दोस्तों,
चलिए अब दूसरा चीज हम जानते हैं प्राकृत संख्या के बाद, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या लो नंबर, इसे हम W से सूचित करते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या दोस्तों क्या होता है? पूर्ण संख्या क्या होता है? तो वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। ये ऐसे बोल सकते हैं कि गिनती के परिवार में, प्राकृत संख्या के परिवार में 0 शामिल कर लेने से बना परिवार को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी गिनती के संख्या में 0 शामिल करने से जो परिवार बनता है, जो नया सेट बनता है, उस सेट को हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। यानी ऐसा बोला जाए कि जो प्राकृत संख्या है इसमें 1 2 3 4 6 तक, यदि इसमें हम 0 शामिल कर लेंगे, 0 से 0 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक, तो ये हमारा हो जाएगा पूर्ण संख्या। मतलब 0 से शुरू करेंगे तो पूर्ण हो जाएगा और 1 से शुरू करेंगे तो प्राकृत हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। ये हमारा हो गया प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। ये हालांकि आप पीछे क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन फिर से मैं चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम तीसरा चीज समझेंगे यहाँ पर, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या तीसरा चीज हमारा है पूर्णांक संख्या। इसे Z से सूचित किया जाता है, ठीक है। पूर्णांक संख्या ये क्या होता है? देखिए प्राकृत संख्या जैसे गिनती से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या जैसे 0 से शुरू होता है, उसी तरह पूर्णांक संख्या का परिभाषा हम ऐसे देंगे कि प्राकृत संख्या के परिवार में 0 के साथ ऋणात्मक वाली संख्या को शामिल कर लेने से जो बना परिवार, जो परिवार बनता है, उसे हम पूर्णांक संख्या बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। यानी ऐसे भी बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्या के सेट में, पूर्ण संख्या के परिवार में जो 0 शामिल कर लेने से नया परिवार बनता है, उसे हम पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों तो ऐसे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि अनंत से -3 -2 -1 0 1 2 3 अनंत, माइनस में अनंत तक और प्लस में अनंत तक ये होता है। यानी माइनस में अनंत तक जाएगा और प्लस में भी अनंत तक, यानी माइनस वाली पूर्ण संख्या, पूरी संख्या, और 0 के साथ प्लस वाली पूरी संख्या को सबको एक में मिला दिया जाए तो ये होता है पूर्णांक संख्या, ठीक है दोस्तों। चलिए समझ में आ रहा है। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, सम संख्या। ध्यान दीजिएगा, अगला है हमारा सम संख्या, विषम संख्या। दोनों को एक साथ समझा रहा हूं, सम संख्या विषम संख्या, ठीक है। सम संख्या और विषम संख्या। आप इसे वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं, एक बार नहीं हम 2 बार 3 बार बोल रहा हूँ, इसीलिए कि आपको यदि लिखने का मन करे तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं सम संख्या और विषम संख्या, ठीक है। तो देखिए सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। तो दोस्तों सम संख्या वैसा संख्या जो 2 से विभाजित हो, इस तरह हम इसका परिभाषा देंगे। तो अलग देखिए सबका अलग अलग परिभाषा देने का ढंग होता है, तो हम इस तरह कुछ इसका परिभाषा देंगे कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, वैसी संख्या जो पूर्णतः 2 से विभाजित होती है वह सम संख्या कहलाती है, और वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है वो अक्सर विषम संख्या कहलाती है। जैसे सम संख्या के उदाहरण पर ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं। और विषम संख्या के उदाहरण पर हम ले सकते हैं 3 5 7 9, इस सब विषम संख्या के उदाहरण में हम ले सकते हैं। चलिए दोस्तों समझ में आ रहा है। सम संख्या जो 2 से विभाजित हो और विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो वह विषम संख्या होती है। असम संख्या जो 2 से विभाजित हो वह सम संख्या होती है। चलिए दोस्तों समझ में आ रहा है। आगे हम देखते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। देखिए दोस्तों ये आपको 10 क्लास में भी पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, एक बार और आप पढ़ेंगे। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या इसे हम यौगिक संख्या भी बोलते हैं, यौगिक संख्या। देखिए भाज्य संख्या का दूसरा नाम यौगिक संख्या भी है, यौगिक संख्या। भाज्य संख्या को हम यौगिक संख्या के नाम से भी जानते हैं। तो भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होता है और अभाज्य संख्या का दूसरा अभाज्य संख्या। ध्यान दीजिएगा, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम एक और नाम से जानते हैं ऋण संख्या। अभाज्य संख्या को एक और नाम से हम जानते हैं ऋण संख्या। ध्यान दीजिएगा, दोनों आप समझना है, आपको अच्छे से समझना है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों। तो देखिए भाज्य संख्या जिसे हम यौगिक संख्या भी कहते हैं और अभाज्य संख्या जिसे हम ऋण संख्या भी बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका परिभाषा कुछ इस तरह हम देंगे कि भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या बोलेंगे या यौगिक संख्या।
और अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा कोई भी संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे हम अभाज्य संख्या या ऋण संख्या बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। भाज्य संख्या की परिभाषा वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा, एक और अपने आप क्या अर्थ हुआ कि जो संख्या दिया गया हो उस संख्या से ही वो अपने आप होता है। तो एक और अपने आप के अलावा यदि अन्य कोई संख्या से यह विभाजित होती है तो ये होती है भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या जो एक और अपने आप के अलावा अन्य कोई भी संख्या से विभाजित ना हो वह होती है अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका हम उदाहरण लेते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हमारा हो जाएगा 4, 6, 8, 9, 10, बहुत सारी संख्या अनंत तक होगी। ठीक है, ये हमारा हो गया भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। ठीक है, और अभाज्य संख्या का उदाहरण लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 1 9 नहीं होगा दोस्तों, 2 5 7 11 13 ऐसे अनंत तक ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है दोनों भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट थोड़ा सा है जो मैंने आपको पहले समझाया उसी में से थोड़ा सा है धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक, ये टॉपिक है धनात्मक और ऋणात्मक में। तो दोस्तों देखिए, ये टॉपिक मैं आपको हालांकि हमें नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ पीछे, इसलिए इसको हमें नहीं बताना चाहिए, फिर से बता दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर पूर्णांक संख्या जो भी मैं आपको बताया पीछे, यहाँ पर देखिए इसको इसीलिए मैं एरेज नहीं किया, इसे रखा ताकि आपको इसी के आधार पर समझा सके। इसमें बताया कि ऋणात्मक के साथ साथ 0 और उसके साथ सारी प्लस वाली संख्या यदि एक साथ रख दी जाए तो यह पूर्णांक होती है। तो उसी तरह दोस्तों धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक में जो माइनस वाली संख्या होती है, जो माइनस वाली जितनी भी संख्या होती है वह सारी संख्या ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आती है, यानी कि जितने भी ये माइनस वाली संख्या होगी सब ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आएगी। और धनात्मक पूर्णांक में जितनी भी प्लस वाली संख्या होगी सारी संख्या धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आएगी। ठीक है दोस्तों, बस यही इसमें था कि जितनी भी धनात्मक प्लस वाली संख्या होगी सब धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आएगी, और जितनी भी माइनस वाली संख्या होगी सारा ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आएगी, यही था इसमें। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है। आगे हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैं एकदम बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, एकदम बेसिक से है ये दोस्तों। देखिए मैं एकदम बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। देखिए जितने भी छोटे हैं बच्चे या जितने भी 9th के बच्चे हैं उनका माइंड तो कुछ छोटा ही होता है ना, पहले से में या बड़े लड़के से छोटा ही होता है। जो 10th स्टैंडर्ड में उससे भी थोड़ा कम ही होता है। मान लीजिए तो ताज़ा 8 क्लास से 9th क्लास में गए हैं। तो चलिए दोस्तों, उनके लिए मैं एकदम बेसिक से ही लेकर चल रहा हूँ ताकि उनको अच्छे तरह से समझ में आए। यदि दोस्तों आपके घर पर भी कोई 9th का है तो वीडियो मेरा ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि उनको भी यह मौका मिलना चाहिए पढ़ने का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने वीडियो पर आते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा है अगला टॉपिक है हमारा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। चलिए पहले परिमेय जानते हैं। परिमेय संख्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, परिमेय संख्या। इसके बाद हम जानेंगे अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसे हम कैसे करेंगे, रेशनल नंबर इसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो परिमेय संख्या इसका परिभाषा हम कैसे देंगे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये इसीलिए हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को। 9th 10th में भी आपको पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। 10th में भी आपको इसको पढ़ना है अच्छे तरह से, तो इसको तो आपको समझना बहुत ही अनिवार्य है। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। इसका परिभाषा हम कुछ इस तरह देंगे कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं वह परिमेय संख्या कहलाती है, और जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसका परिभाषा देते हैं। इसका परिभाषा मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, के रूप में लिखा जा सके। जहां ध्यान दीजिएगा एक और चीज, इसमें p/q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय बोलते हैं। लेकिन जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए p/q के रूप में तो लिखा जा सके, यानी जो p/q के रूप में हो, लेकिन कभी भी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी हम कहें तो हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि हर का मान 0 है तो ध्यान दीजिएगा वो परिमेय संख्या नहीं है। हर का मान कभी भी 0 नहीं होना
चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये होगा हमारा परिमेय संख्या। एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं 2/3 या 5 7, ये सारे परिमेय संख्या का उदाहरण है। 2/8 ये सारे परिमेय संख्या के ही उदाहरण है। अब देखिए, अब हम कहें कि पी बाई क्यू के रूप में, लेकिन 5 को हम कह रहे हैं परिमेय संख्या। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि कोई भी संख्या के हर ना हो तो उसे हम बाई 1 कर सकते हैं, बाई ए 1 लगा सकते हैं, इससे कोई अंतर नहीं आता है, वो क्यू का रूप हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया परिमेय संख्या। अब हम समझते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? चलिए, अपरिमेय संख्या के बारे में हम जानते हैं। तो अपरिमेय संख्या हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। देखिए दोस्तों, इसके अपोजिट है, उल्टा है, इसके ऑपोजिट है वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। चलिए दोस्तों, इसे आप देख लीजिएगा, पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे मान के चलिए इस तरह हो जाएगा √2 के पावर -1/2, ये सारे अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। √5 √3 ये सारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं ऐसा करता हूँ कि परिमेय और अपरिमेय संख्या आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। अब चलिए अगला टॉपिक हम जो चर्चा करने वाले हैं, एक तरह से प्राइवेट पब्लिकेशन के बुक्स के अनुसार देखा जाए तो वह चैप्टर का नाम ही है। ठीक है, प्राइवेट पब्लिकेशन यदि बुक हम लेकर चले तो वह चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्या, उसी का मैं चर्चा करने वाला हूँ। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए वास्तविक संख्या आपको ये समझना है, ये भी कि वास्तविक संख्या, यदि आप ये दोनों समझ गए तो ये भी आप समझ जाएंगे, ये कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्या को यदि आपस में मिला दें, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्या को आपस में मिला दें तो एक नई संख्या का निर्माण होता है, जिसे हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, यानी हम वास्तविक संख्या का परिभाषा कैसे देंगे? तो वैसे संख्या जिसमें परिमेय संख्या, या ऐसे बोलिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलन को वास्तविक संख्या, रियल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मेलन को वास्तविक संख्या या ऐसा बोले रियल नंबर हम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं ऐसा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से इसे बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद वास्तविक संख्या के बाद हम कुछ नियम बचा है जो हम देख लेते हैं। नियम जैसे कि ये संवरक नियम, क्रमन्वय नियम, साचर्य नियम, ये सारे कुछ नियम बचा है जिसे हम कुछ देख लेते हैं। चलिए आइए देखिए, यहाँ पर हमारा है पहला नियम है संवरक नियम। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहला नियम है हमारा संवरक नियम। ठीक है, चलिए हम देखते हैं संवरक नियम। तो देखिए दोस्तों, संवरक नियम क्या है? किसी भी दो परिमेय संख्या के लिए उसे जोड़ने की प्रक्रिया या गुणा करने की प्रक्रिया संवरक नियम कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि माना दो परिमेय संख्या ए और बी के लिए, माना दो परिमेय संख्या ए और बी के लिए, दोनों परिमेय संख्या के जोड़ने और गुणा करने की प्रक्रिया ही संवरक नियम होता है। यानी कि a + b यदि हम करें या a × b, ये दोनों संवरक नियम के उदाहरण हैं। यानी ऐसे कहें कि कोई भी दो परिमेय संख्या को हम जोड़ेंगे तो किस नियम के अंतर्गत जोड़ा जाता है? संवरक नियम के अंतर्गत जोड़ा जाता है। यदि कोई भी दो परिमेय संख्या का गुणा करें तो किस नियम के अंतर्गत करेंगे? संवरक नियम के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, दूसरा नियम आता है हमारा क्रम विनिमय नियम। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लिख रहा हूँ तो समझ लीजिएगा, यदि नहीं आए तो बोलिएगा, फिर अच्छा लिखने का प्रयास करूँगा। क्रम विनिमय नियम। ठीक है, चलिए दोस्तों, थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। क्रम विनिमय नियम है हमारा, देखिए क्रम विनिमय नियम दो संख्याओं पर लागू होता है, एक योग पर और दूसरा गुणा पर। देखिए पहला होता है योग पर और दूसरा गुणा पर। इधर लिखते हैं गुणा पर। दोनों कैसा होता है? देखिए ये भी दो परिमेय संख्या के लिए ही फॉलो करता है। यदि कोई भी दो संख्या को यदि हम जोड़ें
कोई भी दो संख्या को जोड़ें तो उसके विपरीत जोड़ने पर भी वह आपस में बराबर होगा। ये होता है जोड़ का कर्मिन्य नियम। यदि कोई भी संख्या को जोड़े, जैसे मान लीजिए कि 2 + 3 एग्जाम्पल के रूप में 2 + 3 को हम जोड़ते हैं, 2 + 3 जोड़ते हैं तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 होगा। और इसके अपोजिट 3 + 2 यानी 3 + 2 को जोड़ेंगे तो वो भी होगा 5। ये दोनों बराबर होगा कर्मिन्य नियम से। ठीक है, ये दोनों बराबर होगा कर्मिन्य नियम से। आपको नियम जानना जरूरी है क्योंकि इसका इस्तेमाल हमें करना है क्वेश्चन में। तो 2 + 3 कोई भी दो संख्या को जोड़े तो उसके अपोजिट जोड़ने पर आपस में बराबर होता है। यह होता है कर्मिन्य नियम। योग का कर्मिन्य नियम बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये माइनस पर कार्य नहीं करता है, यानी घटाव पर यह कार्य नहीं करता है, केवल जोड़ पर कार्य करता है। इसलिए इसे हम यहाँ पर जोड़ लिखे, योग लिखे, यानी कि इसे हम बोलते हैं योग का कर्म विनिमयता। ठीक है। दूसरा होता है गुणा। तो ये भी गुणा, कोई भी दो परिमेय संख्या के गुणा करेंगे तो उसके अपोजिट गुणा करने पर वह बराबर होगा। ये होता है गुणा का कर्मिन्यता या गुणा का कर्मिन्य नियम। ठीक है, समझ में आ रहा है। यदि कोई भी दो संख्या 2 × 3 हम करेंगे तो इसके अपोजिट 3 × 2 करने पर दोनों आपस में बराबर होगा। ये होता है गुणा का कर्मिन्य नियम। ठीक है, चलिए दोस्तों समझ में आ रहा है। इसका भी यूज हमें करना है। ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर ये माइनस में नहीं हो सकता है तो यहाँ पर यह भाग में नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला तीसरा हमारा है साहचर्य नियम। तीसरा हमारा है साहचर्य नियम। देखिए, साहचर्य नियम भी दोनों पर कार्य करता है, योग पर और गुणा पर। ये भी योग और दूसरा गुणा, दोनों पे ये भी कार्य करता है, दोनों पर ये भी कार्य करता है। लेकिन दोस्तों इसमें 3 परिमेय संख्या होता है। इसमें 3 परिमेय संख्या, ये 3 परिमेय संख्या पर कार्य करता है, यानी 3 परिमेय संख्या के लिए यह नियम फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए कि a + b + c ले लिया जाए, 3 संख्या का योग, तो ये इधर भी 3 संख्या का ही योग होगा। लेकिन इधर से 2 संख्या को पहले जोड़ा जाए और तीसरी संख्या को बाद में जोड़ा जाए। 2 संख्या को पहले जोड़ा जाए, तीसरी संख्या को बाद में जोड़ा जाए, तो इधर 2 संख्या को बाद में जोड़ा जाए। ध्यान दीजिएगा, इधर 2 संख्या को पहले जोड़ लिया जाए और तीसरी संख्या को बाद में जोड़ा जाए, और इधर अंतिम से 2 संख्या को पहले जोड़ लिया जाए और पहली संख्या को बाद में जोड़ा जाए, तो दोनों आपस में बराबर होगा। यह नियम संवरक यानी साहचर्य जोड़ का साहचर्य नियम पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह गुणा में भी होता है। गुणा में भी यदि 2 संख्या को पहले हम गुणा करते हैं, जैसे a × b * c, 2 संख्या का फर्स्ट से 2 संख्या का पहले गुणा करें और उसके बाद तीसरी संख्या से गुणा करें। ठीक इसके अपोजिट इसी संख्या को पहले को छोड़ देते हैं, अंतिम से 2 संख्या को पहले गुणा करते हैं और तीसरी से अंतिम में गुणा करते हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। ये हो जाएगा हमारा गुणा का साहचर्य नियम। ठीक है, ये हो जाएगा गुणा का नियम। यहाँ पर a b c का मान कुछ भी हो सकता है, 2 × 2 × 4 8, ये भी हो सकता है। इधर भी हो जाएगा 2 × 2 × 8, इधर 2 × 8 हो जाएगा। इस तरह मतलब कोई भी संख्या यहाँ हो सकती है। चलिए दोस्तों, ये हमारा हो गया साहचर्य नियम। तो अगला नियम है और 3 नियम है। इस नियम को मैं बता देता हूँ और उसके बाद का जो भी थ्योरी है या जो भी प्रश्नावली है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि वीडियो कुछ लंबी होती जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद का जो भी है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन ये 3 नियम जानने के बाद, ठीक है, तब आपको यहाँ से जाना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, और एक लाइक जरूर वीडियो को दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमारा हौसला बढ़ता है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नियम पर। अगला नियम हमारा है तत्समक अव्यय। अगला नियम है हमारा तत्समक अव्यय। तो देखिए दोस्तों, तत्समक अव्यय क्या होता है। कोई भी एक परिमेय संख्या में यदि हम 0 जोड़े या कोई भी एक परिमेय संख्या में हम 1 से गुणा करें तो वह तत्समक अव्यय से बराबर होगा। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर कि कोई भी संख्या, मान लीजिए a परिमेय संख्या है, तो a में यदि हम 0 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा a। यदि a में हम 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a। ये तत्समक अव्यय से बराबर होता है। यानी कोई भी संख्या में हम 0 से गुणा जब करेंगे तो वहाँ कौन सा नियम काम करता है, तो वहाँ तत्समक अव्यय नियम कार्य करता है।
कहीं भी आप यदि जीरो उसमें जोड़ें कोई भी संख्या में, तो वहाँ पर तत्समक अव्यय कार्य करता है। कौन सा नियम? तत्समक अव्यय नियम कार्य करता है। यदि कोई संख्या में आप 1 से गुणा करते हैं तो वह भी तत्समक अव्यय नियम के अनुसार गुणा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम समझते हैं वितरण या बंटन नियम। वितरण या बंटन, दोनों नाम एक ही है दोस्तों, बंटन नियम, वितरण या बंटन नियम। ठीक है, तो चलिए वितरण या बंटन नियम हम समझते हैं। वितरण या बंटन नियम क्या होता है दोस्तों? तो ये भी 3 परिमेय संख्या पर कार्य करता है। वितरण या बंटन नियम भी 3 परिमेय संख्या पर कार्य करता है। इस एग्जाम्पल के रूप में हम लिख लेते हैं ABC, लेकिन ये गुणा और जोड़ दोनों के साथ कार्य करता है। यदि 2 संख्या प्लस में हो और 1 संख्या से गुणा किया जाए, ध्यान दीजिएगा, 2 संख्या का योग में 1 संख्या से गुणा किया जाए तो यह पहले से A से गुणा होगा B में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर A से गुणा हो जाएगा पहले से पहले में गुणा, यानी A के गुणा हो जाएगा B से तो A गुणे B, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस A के गुणा होगा C से तो A गुणे C। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 के अलावा और भी परिमेय संख्या, बहुत सारी परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर कोई इतने भी अंदर 5 संख्या का जोड़ हो और 1 संख्या से गुणा करना हो तब भी यही नियम कार्य करेगा। 2 संख्या हो और 1 संख्या से गुणा करना हो तब भी यही नियम कार्य करेगा। 1 नहीं होना चाहिए, 1 होगा तो पहला सर्ववर्ग नियम के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, 1 नहीं होना चाहिए, 1 से अधिक संख्या के लिए काम में करता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इस तरह हो गया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि x × 2 + m से गुणा करना है हमको। तो चलिए देखिए यहाँ पर कैसे गुणा करेंगे, पहले x से गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2x, और पहले फिर x के गुणा m से करेंगे तो हो जाएगा xm। ये किस नियम के अनुसार होगा? वितरण या बंटन नियम के अनुसार होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और नियम बचा है, काट नियम। ठीक है, चलिए काट नियम भी समझते हैं। काट नियम क्या होता है? देखिए यहाँ पर काट नियम कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है। काट नियम क्या होता है इसे भी हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, काट नियम क्या होता है? काट नियम जैसे मान लीजिए कि A + B बराबर A + C, ऐसा किया जाए। A + B बराबर A + C, मतलब पहली संख्या में A + B और दूसरी संख्या में A + B, दोनों में A कॉमन है, दोनों में A है। देखिए यहाँ पर दोनों में A है, यानी कोई एक संख्या में दूसरी संख्या जोड़ा जाए और फिर उसी संख्या में कोई तीसरी संख्या जोड़ा जाए तो दोनों संख्या आपस में, यानी दूसरी और तीसरी संख्या आपस में बराबर होगी। यह होता है काट नियम। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पर A पहली संख्या, B दूसरी संख्या होगा, और A यहाँ पर फिर भी पहली संख्या ये है और C है तीसरी संख्या। तो पहली संख्या में दूसरी संख्या और फिर पहली संख्या में ही तीसरी संख्या जोड़ा जाए और दोनों बराबर हो, यहाँ पर B बराबर हो जाएगा C के। ये होता है काट नियम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल इसका हम ले लेंगे 2 + 4, ठीक है, और फिर 2 + 6, इस तरह हम लेते हैं। ठीक है, या 2 + x ले लीजिए, 2 + x या बराबर 2 + 6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहली संख्या है 2, पहली संख्या क्या है दोस्तों? 2, और दूसरी संख्या है यहाँ पर भी पहली संख्या 2 है, दोनों 2 है, दोनों बराबर है। तो जब ऐसा सिचुएशन आपको क्वेश्चन में मिले, क्वेश्चन बनाते समय ऐसा सिचुएशन मिले, तो आप बिना इसको हालांकि हल हो सकता है, तो हल करने में 2 स्टेप या 3 स्टेप और भी रख सकता है, लेकिन जब भी आपको ऐसा सिचुएशन मिले तो यह नियम इसी के लिए है कि आप वहाँ जल्दी से बनाते x = 6। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है? तो ये हमारा था कुछ नियम, बीजगणित के नियम, जोड़ घटाव जो करना है उसको लिए नियम ये बनाया गया है। तो ये नियम हम देखें, इसे जाने, और इसके बाद का जो भी है, इसके बाद का वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, जाते जाते समय यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप बेल आइकन भी नहीं दबाए होंगे तो उसे भी दबा लीजिए, क्योंकि जितना भी मैं वीडियो डाला हूँ सारा वीडियो आपके पास पहुँचना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके साथ, और वीडियो को एक लाइक मत भूलिएगा, इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देता हूँ, और इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो हम आगे के लिए देखा जाए। चलिए कमेंट करके बताइएगा कि दोस्तों कितने बच्चों को इंतजार है मेरे नेक्स्ट वीडियो का, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम जानेंगे कि कितने बच्चे मेरे वीडियो का इंतजार कर रहे हैं। इसके अनुसार मैं और भी अच्छा मेहनत करने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, आपका लाइक ही हमारा हौसला है।